भाई वेद, आप उस समय वास्तव में दबंग थे, रक्षित प्रताप ने उत्साह के साथ कहा जब वे सड़क पर चल रहे थे। वेद प्रताप चुप रहा। उसने जो बातें उस समय कही थी वे शानदार और प्रभावशाली लग रही थी। हालांकि उसके लिए सन्नी बत्रा से आगे निकलना बेहद मुश्किल होगा। उसे जो मेहनत करनी होगी वह बहुत बड़ी होगी। उसे कड़ी मेहनत या कड़वाहट से कोई डर नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोटों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन चोटों को ठीक करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत थी और वे दवाएं बेशक महंगी थी। रक्षित प्रताप को अंदाजा हो गया कि वेद क्या सोच रहा था और उसने कहा, भाई वेद, आपको बस कड़ी मेहनत करनी है। जहां तक वित्तीय पक्ष की बात है, मैं आपके लिए इसका समाधान कर दूंगा। बस निश्चिंत रहें, भले ही मेरे दादाजी का परिवार में स्थान उच्च नहीं है, फिर भी यह उपहास करने लायक नहीं है। कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं निकालना मेरे लिए असंभव नहीं है। वेद प्रताप ने चलना बंद कर दिया और रक्षित का सामना करने के लिए मुड़ गया। जीवन में कई अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जरूरत के समय मदद करने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। भाइयों के बीच धन्यवाद कहना पाखंड होगा। फिर भी वेद ने फिर भी रुककर गंभीर स्वर में कहा, रक्षित, धन्यवाद। बस इसे बंद करो। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हो। रक्षक एकेडमी हाउस के लिए प्रवेश परीक्षा देना बस मेरे पिता की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का एक तरीका है। भाई वेद, मैं तुम पर दांव लगाऊंगा। भविष्य में मास्टर बनने के बाद तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। वेद प्रताप ने दिल खोलकर मुस्कुराया और हंसा। हाँ, तुम्हारे जैसे भाई के साथ मैं निश्चित रूप से मार्शल मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। जब तक वेद अपने निवास स्थान पर वापस लौटा तब तक शाम हो चुकी थी। यह कमरा उसने किराए पर लिया था। इस अवधि के दौरान जिस दिन से रक्षक एकेडमी हाउस ने प्रवेश मूल्यांकन के लिए अपना पंजीकरण शुरू किया था, उस दिन से लेकर उसके मूल्यांकन के दिन तक ओमान सिटी के सभी आवास भरे हुए थे और सराय भरी हुई थी। किराए की दरें निस्संदेह आधी हो जाएंगी। इस प्रकार कई आवेदक एक कमरा किराए पर लेना पसंद करेंगे। स्वाभाविक रूप से यह अपने आप में एक सस्ता विकल्प नहीं था। वेद ने मात्र 10 वर्ग मीटर का एक कमरा किराए पर लिया था, जिसमें बहुत ही साधारण सा सामान था। जैसे ही वह बिस्तर पर ध्यान लगाने वाला था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। वेद ने दरवाजा खोला और देखा कि मकान मालकिन वहां खड़ी थी। मकान मालकिन लगभग 50 साल की महिला थी और उसका शरीर थोड़ा मोटा था। मकान मालकिन का चेहरा आमतौर पर उग्र और कठोर होता था, लेकिन आज वह एक सुखद मुस्कान बिखेर रही थी, जिससे वेद को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मकान मालकिन, कुछ है क्या? या छोटे दोस्त, मुझे खेद है, लेकिन क्या आप कृपया इस कमरे को खाली कर सकते हैं? क्या? वेद ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? है सॉरी, लेकिन मैंने यह कमरा किराए पर लिया है, एक कर्कश आवाज ने बीच में टोका। वेद ने पलटकर देखा और पाया कि दालान से एक आदमी अंदर आ रहा था जिसके कान बंदर जैसे बड़े थे। वह आदमी चंचल अंदाज में मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए उसे देखते हुए वेद ने उसे सनी बत्रा और दूसरे युवक के पीछे चलने वाले अधीनस्थों में से एक के रूप में पहचाना। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे युवक का अधीनस्थ है। तब तक दूसरा युवक चुप रहा और केवल वेद और रक्षित को तिरस्कार की अभिव्यक्ति के साथ देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह युवक वर्तमान में वेद के लिए समस्याएं पैदा करने के लिए अपने अधीनस्थ को भेजकर सनी बत्रा की अच्छी पुस्तकों में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। उसे बस इतना करना था कि वह अपनी मौजूदा कीमत से कई गुना ज्यादा किराया दे और मकान मालकिन स्वाभाविक रूप से उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती। वर्तमान में रक्षक एकेडमी हाउस अपना पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे रहने के लिए जगह की तलाश में कठिनाई हो रही है। किराए पर दूसरी जगह ढूंढना आसान था, लेकिन करना मुश्किल। लेकिन अगर वह ऐसा कर भी लेता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यह अधीनस्थ उसके लिए फिर से समस्याएं खड़ी नहीं करेगा। वेद का चेहरा भारी हो गया और उसने मकान मालकिन को ठंडी निगाहों से देखा। उस समय हम तय हुए थे कि मैं 5 महीने के लिए किराए पर रहूंगा। मैंने तुम्हें 5 महीने का किराया भी एडवांस में दे दिया है। अभी डेडलाइन आने में अभी भी 3 महीने और बाकी हैं। लेकिन तुम चाहती हो कि मैं अभी चला जाऊं? मकान मालकिन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। या जाहिर है, मुझे इसकी जानकारी है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं 3 महीने का किराया तुम्हें वापस कर दूंगी। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे 3 महीने का किराया लौटाओगी? तुम्हारा दिमाग बहुत हिसाब किताब वाला है। वेद का गुस्सा उबलने लगा था। अगर इस मकान मालकिन को दूसरे व्यक्ति के दबाव के कारण उसे बेदखल करना पड़ा होता तो वेद बस चला जाता। हालांकि उसके वर्तमान कार्यों और शब्दों ने उसे क्रोधित कर दिया है। अरे,
तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस समय हमने सिर्फ इस बारे में बात की थी और किसी भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह कमरा मेरा है। मैं इसे किसे किराए पर देना चाहता हूँ, यह मेरा फैसला है। ओमान सिटी की ओमान किंगडम की राजधानी होने की स्थिति को देखते हुए यहाँ के सभी संपत्ति मालिकों में श्रेष्ठता की एक अवचेतन भावना है। उनके लिए बाहर से आने वाले सभी लोग देहाती हैं। वे उन्हें नीची नजर से देखते हैं और उनके प्रति तिरस्कार के लहजे में बात करते हैं। इसके अलावा उसके बगल में यह आदमी स्पष्ट रूप से एक अमीर और शक्तिशाली परिवार द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति था। ऐसे किसी व्यक्ति के समर्थन से मकान मालकिन और भी साहसी हो गई। इस समय बंदर जैसे कान वाला आदमी घमंड से हंसा। अगर तुम समझदार हो तो तुरंत बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। इस यंग मास्टर की नजर तुम पर है। अगर तुम किराए पर कोई और जगह ढूंढ भी लेते हो तो भी मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। रक्षक अकेडमी हाउस के लिए प्रवेश मूल्यांकन शुरू होने से पहले इन 3 महीनों के भीतर तुम्हें बस सड़कों पर सोने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, वह आदमी हंसा। जो लोग कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे उनके लिए श्रेष्ठता की अहंकारी भावना विकसित करना स्वाभाविक था। हालांकि जब वे अपना अहंकार व्यक्त कर रहे थे तब भी वे सन्नी बत्रा की तरह शालीनता और वाणी का एक निश्चित भाव बनाए रखते थे। दूसरी ओर उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति अहंकार का नग्न रूप प्रकट कर रहा था, जो उन गुंडों के लिए उपयुक्त था जो केवल दूसरों पर निर्भर रह सकते थे। वेद बंदर जैसे कान वाले आदमी को घूरता रहा। हर गुजरते पल के साथ उसकी आंखें ठंडी होती जा रही थी। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा यंग मास्टर ओमान सिटी के डिफेंस आर्मी के लीडर का दूसरा बेटा है। अगर तुम इस यंग मास्टर को हराने की हिम्मत करते हो तो यह यंग मास्टर। भागो यहाँ से, वेद चिल्लाया और एक जोरदार मुक्का मारा जो सीधे उस आदमी की नाक पर लगा। एक पेंग के साथ वह आदमी बाहर उड़ गया और उसके बाद कई तरह की धमाकेदार आवाजें आने लगी, जिसके बाद वह आदमी टूटे हुए फर्नीचर और बर्तनों के बीच मलबे के ढेर पर पड़ा रहा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। लोहे के पेड़ को काटने में सक्षम एक मुट्ठी ने सीधे उस आदमी के चेहरे पर वार किया। नतीजा यह हुआ कि उस आदमी की नाक पूरी तरह से अंदर की ओर धंस गई। मकान मालकिन चौंक गई। कई पलों के लिए उसकी आंखें बाहर निकली रहीं। फिर अचानक वह दयनीय ढंग से चिल्लाई, बचाओ, हत्या। मकान मालकिन बाहर भागी, लेकिन उसकी मोटी टांगें ठीक से काम नहीं कर पा रही थी और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। वेद बंदर जैसे कान वाले आदमी की ओर बढ़ा। भले ही उसका शारीरिक प्रशिक्षण का पहला चरण मार्शल आर्ट का शुरुआती क्षेत्र था, लेकिन यह किसी भी तरह से बेकार नहीं था। आखिरकार ओमान किंगडम के कई लोग मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण लेने में असमर्थ थे। दूसरी ओर वेद ने शुरू से ही एक अच्छी प्रतिभा थी। इसके अलावा वह बहुत मेहनती था। एक ही प्रतिभा वाले 1000 साथियों में उसके जैसी ताकत वाले एक को भी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। जहां तक इस आदमी की बात है, वह बस एक अधीनस्थ था और वेद को उससे निपटने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। वह आदमी कराहता रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेद उसे सचमुच पीटेगा। उसने खून से सनी उंगली उठाई और वेद की ओर इशारा किया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम खत्म हो गए। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम खत्म हो चुके हो। वेद ने उस आदमी के पेट पर एक लात मारी, जिससे वह बुरी तरह चिल्ला उठा। एक बार फिर वह बाहर उड़ गया, लेकिन इस बार वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और घर के बाहर तक लात खाकर गिर गया। वेद ने कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस आया और अपना सामान पैक करके जाने लगा। पूरा घर अस्तव्यस्त हो गया था, जिससे मकान मालकिन के दिल से खून बहने लगा था। उसने डरते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें हर्जाना देना होगा। वेद ने चलना बंद कर दिया। वह मकान मालकिन की ओर मुड़ा जो एक इंसानी मांस के गोले की तरह फर्श पर गिरी हुई थी। उसने पूछा, हर्जाना, हर्जाना, हर्जाना। मकान मालकिन की आवाज में ताकत कम होने लगी। उसे लगा जैसे उसके सामने खड़े युवक की नजर 9 नरकीय द्वार की खिड़की की तरह थी, जिससे वह कांप उठी। बिना कुछ कहे वेद ने दीवारों पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी घर की ईंट की दीवारों में घुस गई, जिससे पूरा घर कांप उठा और छत से धूल गिरने लगी। मकान मालकिन चीख पड़ी और बेहोश हो गई। वेद ने अपना सामान उठाया और बेहोश आदमी की ओर देखे बिना ही घर से बाहर चला गया। वेद को अच्छी तरह पता था कि इस आदमी को पीटने के बाद उसके पीछे वाला व्यक्ति उसे कभी नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से वेद को बहुत परेशान करेगा। हालांकि वेद को कोई पछतावा नहीं था। एक आदमी के रूप में सहन करने की आवश्यकता थी।
अगर आज जो व्यक्ति आया था वह एक मार्शल आर्टिस्ट होता तो वेद ने वैसा व्यवहार नहीं किया होता जैसा उसने किया और सहन करना चुना होता। यह नुकसान ऐसा था जिसे सहना ही था। हालांकि जो उसके सामने आया वह एक बेकार अधीनस्थ था जो केवल अपने मालिक के समर्थन पर निर्भर रह सकता था। अगर वेद को इस तरह के व्यक्ति की बातें सहन करनी थी तो उसके लिए मार्शल आर्ट सीखने का क्या मतलब था? यह वेद के दिल में मौजूद मार्शल मार्ग के साथ बिल्कुल असंगत था। इस प्रकार वेद पड़ोस से चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना बैग नीचे रख दिया और अपने आवास की समस्या को हल करने के बारे में सोचने लगा। अब तक सभी सराय भरी हुई थी। इसके अलावा कीमतें भी उसके लिए बहुत महंगी थी। भले ही उसे जंगल में सोने से कोई आपत्ति न हो, लेकिन रक्षित शायद उपद्रव करेगा और उसे अपने निवास पर लाने पर जोर देगा। अगर वेद ऐसा करता है और सेनापति का दूसरा बेटा अपने आदमियों को वहां भेजता है तो रक्षित खुद अपने घर में सोने के बारे में भूल सकता है। उसे वेद के साथ सड़कों पर सोना होगा। इसके अलावा वेद ने अभी अभी एक खतरनाक मुसीबत को भड़काया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सेनापति का दूसरा बेटा कुछ गुंडों को नहीं भेजेगा। इन लोगों की नजर में दूसरों को अपंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वेद रक्षित के लिए इस तरह की समस्या नहीं लाना चाहता था। अगर ऐसी बात है तो मैं कहां जाऊं? इस बारे में सोचने के बाद वेद ने आखिरकार एक जगह के बारे में सोचा, ओमान सिटी में सबसे शानदार भोजनालय ग्रैंड खजाना पैवेलियन। ग्रैंड खजाना पैवेलियन के उपभोक्ता वर्ग के सभी लोग उच्च श्रेणी के हैं। इसके अलावा उनके पास खुद भी एक मजबूत पृष्ठभूमि है। सत्ता के इतने मजबूत आधार के साथ एक आर्मी लीडर का दूसरा बेटा इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वेद ग्रैंड खजाना पैवेलियन जाना चाहता था। जाहिर है कि वह किराए पर जगह लेने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। वह काम की तलाश में वहां जा रहा था। वेद के माता पिता एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। यह तय था कि वेद खाना बना सकता है। उसके खाने का स्वाद भी काफी अच्छा था। हालांकि वह इतना घमंडी नहीं था कि वह यह सोचे कि वह ओमान सिटी के उन रसोइयों से मुकाबला कर सकता है। आखिरकार उसकी खासियत खाना पकाने के क्षेत्र में नहीं थी। वेद के आने पर भी ग्रैंड खजाना पैवेलियन जगमगाता रहा। यह ओमान सिटी में सबसे अच्छा व्यवसाय करने वाला प्रतिष्ठान है। वेद के कपड़े बहुत साधारण थे, जिससे उसे प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हुए देखने वाले सभी लोग उसे अजीब भाव से देखने लगे। इस तरह के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति आमतौर पर इस ग्रैंड खजाना पैवेलियन में खाना खाने में असमर्थ होता है। इसके अलावा यह भी तथ्य था कि वेद केवल 15 वर्षीय किशोर है। हालांकि वेटर ने अनुकूल व्यवहार बनाए रखा और पास आकर पूछा, छोटे भाई, क्या तुम अपने माता पिता के साथ यहाँ हो? वेद ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। यह सुनकर वेटर भौंचक्का रह गया। एकमात्र 15 साल का लड़का कौन सा काम कर सकता है? यहाँ वेटर के लिए कम से कम 18 साल की सुंदरियों या कम से कम 20 साल के सुंदर पुरुषों की जरूरत होती है। खाना पकाने के मामले में 15 साल का लड़का किस तरह का खाना बना सकता है? चले जाओ, यहाँ कोई उपद्रव मत करो। वेटर ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। मैं सचमुच काम कर सकती हूँ, बस मुझे रसोई में जाकर कोशिश करने दो। वेटर ने दुखी स्वर में पूछा, आप क्या कर सकते हैं? वेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हड्डियां निकालना। क्या? वेटर हैरान रह गया। हड्डियां निकालना एक कठिन काम है और हर रेस्टोरेंट में ऐसा काम नहीं होता। इस काम में मांस कटाने को शिकार या शिकार किए गए जानवरों को टुकड़ों में काटना होता है और साथ ही उसकी हड्डियां भी निकालनी होती हैं। एक मास्टर स्तर का हड्डियां निकालने वाला आसानी और कुशलता से दैत्य भालू को काट सकता है। एक अच्छा हड्डियां निकालने वाला भी दैत्य भालू को काट सकता है, लेकिन उसे हर साल चाकू बदलने की जरूरत होगी। कुछ हड्डियां निकालने वाले को तो महीने में एक बार चाकू बदलने की जरूरत होती है। इसके अलावा इसमें शामिल दक्षता कम थी और उन्हें दैत्य भालू को काटने में आधा दिन लग जाता था। ग्रैंड खजाना पैवेलियन के लिए उनके अवयव दैत्य भालू का मांस नहीं, बल्कि क्रूर जानवरों का मांस है। क्रूर जानवरों का मांस स्वादिष्ट होता है, लेकिन उनके शल्क, त्वचा, हड्डियां और टेंडन असाधारण रूप से कठोर होते हैं। आम लोगों को इसका एक छोटा सा हिस्सा काटने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी ओर मार्शल आर्ट के मास्टर इस तरह का काम करने के लिए खुद को नीचा दिखाने को तैयार नहीं होंगे। अगर वे तैयार भी हों, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो यह नहीं समझता कि मांसपेशियां, हड्डी और टेंडन एक साथ कैसे आते हैं, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। काटने की प्रक्रिया में केवल शुद्ध शक्ति का उपयोग करने से इसका स्वादिष्ट स्वाद खत्म हो जाएगा। वेद पहली बार मार्शल वे के संपर्क में आया था। अपने माता पिता के रेस्टोरेंट में उसने पिछले 10 सालों से हर दिन खुद को काटने, मांस और हड्डियां काटने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया। यह बहुत थका देने वाला काम था। वेद ने कभी भी खुद को मार्शल आर्ट में जीनियस नहीं माना था।
वह सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर रह सकता था और बार बार प्रशिक्षण जारी रख सकता था। इसी तरह उसने रसोई में चाकू से लगातार वार करके अपनी मजबूत मार्शल नींव बनाई। वेटर वेद को भगाने में असमर्थ था और उसे केवल रसोई में ही ला सका। बहन सारा सारा यह छोटा भाई हड्डियां निकालने वाले के रूप में काम करना चाहता है। हड्डियां निकालने वाला कर्मचारी ग्रैंड खसाना पेवेलियन की रसोई में 20 साल की एक खूबसूरत महिला ने एक शानदार पोशाक पहनी हुई थी और वेद का मूल्यांकन किया। उसके शरीर पर सादे कपड़े और उसके द्वारा उठाए गए बैग को देखकर, जिससे वह शरणार्थी जैसा लग रहा था, उसने भौहें सिकोड़ी। फिर वह वेद को अंदर लाने वाले वेटर से असंतुष्ट तरीके से बोली, तुम क्या कर रहे हो? किसी को भी रसोई में ले आए हो? वामन, उसे कुछ चांदी दो और उसे भेज दो। जाहिर है यह खूबसूरत महिला वेद को एक परेशान बच्चे के रूप में समझती थी। डांटे गए वेटर के चेहरे पर कड़वाहट। सच में उसने वेद को बाहर धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पाया कि वेद के पैरों में जड़ें उग आई थीं और वह स्थिर था। एक युवक वेद को भगाने के लिए आगे बढ़ा था। हालांकि इस समय उसे अचानक लगा कि उसके हाथ हल्के हो रहे हैं। वह असमंजस में देख रहा था क्योंकि वेद ने किसी तरह उसके हाथ में पकड़ा हुआ बोनिंग चाकू छीन लिया था। इससे पहले कि वामन नाम का आदमी समझ पाता कि क्या हुआ है, वेद ने कहा, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया हूँ। बहन, मेरी कारीगरी देखने के बाद मुझे भगाने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। सुंदर महिला को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस छोटे बच्चे को इस स्किल में कुछ अनुभव है। उसने वामन की ओर देखा और कहा, कितना बेकार है, तुम एक छोटे बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। गोदाम में जाओ और एक सुअर ले आओ। उसके बाद वह वेद की ओर मुड़ी और बोली, यदि आप इसे 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो मैं आपको ग्रैंड खसाना पेवेलियन में रहने की अनुमति दूंगी। ऐसा वामन को पता था कि उसकी बदनामी हो गई है और वह शर्म से सुअर को लाने के लिए मुड़ा। हालांकि वेद ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं वह करूंगा। वेद ने एक आदिम मछली जानवर की ओर इशारा करते हुए कहा। सुंदर महिला आश्चर्यचकित हो गई। आदिम मछली बीस्ट एक लेवल 2 क्रूर बीस्ट है जिसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ है। ये मांसपेशियां बेहद मजबूत होती हैं और सामान्य तलवार के हमलों का भी प्रतिरोध कर सकती हैं। हालांकि कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग कर इसे 3 दिन और रात तक उबालने से स्वादिष्ट स्वाद वाला गाढ़ा सूप तैयार हो सकता है। इस तरह के क्रूर जानवर को काटने में एक हड्डियां निकालने वाले मास्टर को भी मुश्किल होगी। यह बच्चा पागल है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस आदिम मछली बीस्ट की कीमत 100 से ज्यादा सोने के मुद्राए से ज्यादा है। अगर तुम इसे बर्बाद कर देते हो तो तुम हमें कैसे पैसे दोगे? वामन ने असंतोष में कहा। वह अभी भी वेद द्वारा उसका चाकू छीन लिए जाने से नाखुश था। खूबसूरत महिला ने वामन को एक नजर देखा और झल्लाकर बोली, अगर मैं तुम्हें इसे बर्बाद करने दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इसे बर्बाद करने की क्षमता है? वामन ने अचानक पाया कि वह अवाक हो गया है। आदिम मछली बीस्ट सुअर, भालू या भेड़ जैसा नहीं है। आम लोग चाकू से भी इसके स्केल नहीं तोड़ पाएंगे। इसे बर्बाद करना कोई आम बात नहीं थी। महिला वेद की ओर मुड़ी और बोली, मैं तुम्हें काटने दूंगी। वेद ने अपना सिर हिलाया और रसोई में सबसे अच्छा बोनिंग चाकू उठाया। उसने आदिम मछली बीस्ट को केवल 2 बार काटा था। दोनों बार जन्मदिन के दौरान प्रताप परिवार में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आखिरकार क्रूर जानवर ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक औसत व्यक्ति खरीद सके। गहरी सांस लेते हुए वेद ने ध्यान से आदिम मछली बीस्ट के स्केल्स को सहलाया, उसकी नसों का पता लगाया। इस प्रक्रिया में एक अगरबत्ती के बराबर समय लगा। उसने अपने मन में नसों का एक आरेख स्केच बनाया। अपने पिछले आदिम मछली बीस्ट के आरेख से इसकी तुलना करते हुए उसने पुष्टि की कि यह सही है। इंतजार करते करते कुछ लोग अधीर हो गए और आखिरकार पूछ ही लिया, आप क्या कर रहे हैं? आप काट क्यों नहीं रहे हैं? रहस्यमय बनने की कोशिश करना बंद करो और बस इसे काट दो। यह स्वाभाविक ही था कि ये लोग अधीर हो जाते। एक 15 वर्षीय किशोर का यह दावा करना कि वह दूसरे स्तर के क्रूर जानवर की हड्डियां निकाल सकता है, उन्हें यह केवल एक मजाक लग सकता था। वेद ने इन सवालों पर कान बंद कर लिया। उसने चाकू उठाया, उसकी आंखें बहुत केंद्रित हो गईं। उसके लिए हड्डियां निकालने की प्रक्रिया एक अभ्यास सत्र के बराबर थी। नसों के आरेख की पुष्टि करने के बाद वेद ने आखिरकार काम शुरू किया। उसने कुल्हाड़ी या वध करने वाले ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया, उसने केवल कठोर हड्डी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल किया। वेद के हाथों में यह साधारण चाकू एक असाधारण धारदार हथियार में बदल गया। चाकू नीचे उतरा और आदिम मछली जानवर के तराजू अलग हो गए। इस घटना को देखकर सवाल पूछने वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया।
इस करतब के लिए अकेले कम से कम 181.4 किलोग्राम की कलाई की ताकत की आवश्यकता होगी। उनके लिए आदिम मछली जानवर को टुकड़े टुकड़े करने के करतब के लिए आमतौर पर कुल्हाड़ियों या आरी की आवश्यकता होती है। चाकू की धार नसों के बीच से गुजरी और उसे आसानी से काटती हुई आगे बढ़ी, जैसे कि वह कागज काट रहा हो। आदिम मछली बीस्ट की सफेद मांसपेशियां सामने आने से पहले हर कोई सिर्फ शुक शुक की आवाज सुन सकता था। वेद को कितनी आसानी से काटते हुए देखकर वामन नामक व्यक्ति ने अपनी आंखें रगड़ी। उसे संदेह हुआ कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। क्या यह छोटा बच्चा वास्तव में आदिम मछली बीस्ट को काट रहा है? वेद ने शालीनता से काम किया। कभी कभी कुछ अपरिहार्य टेंडन, मांसपेशियां उसके काम में बाधा डालते थे। जब ऐसा होता था तो वह उसे बाहर निकालने के लिए क्रूर शक्ति का उपयोग करता था। इस प्रकार उसने आदिम मछली बीस्ट को टुकड़ों में काटने में लगभग आधे घंटे से भी कम समय लगाया। मांस के टुकड़ों के बगल में पसलियों की कतारें क्रम में रखी गई थी। ये आदिम मछली बीस्ट का सबसे मूल्यवान हिस्सा थे। इन पसलियों की लंबाई सभी एक समान थी, जिससे काम के दौरान लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दृश्य ने सभी को चकित कर दिया। वेद ने जो किया वह आसान लग सकता है, लेकिन यहाँ हर कोई जानता था कि आदिम मछली बीस्ट को टुकड़े टुकड़े करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए लगभग 5 मजबूत आदमियों को मिलकर लगभग आधे दिन तक काम करना होगा। हालांकि उस किशोर का चेहरा काम पूरा करने के बाद थोड़ा लाल हो गया था। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि कुछ और टुकड़े करना कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि रात हो चुकी थी। ग्रैंड खजाना पैवेलियन में अब उतनी भीड़ नहीं थी, इसलिए रसोई के कई सदस्य चुपचाप यह नजारा देख सकते थे। फिर वेद ने चाकू नीचे रखा और पूछा, क्या मैं अब यहाँ काम कर सकता हूँ? मेरे काम के घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए और मेरी मांगी गई मासिक तनख्वाह 5 स्वर्ण मुद्रा है। एक और बात, आपको मेरे लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करनी होगी। खूबसूरत महिला ने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है। वेद की हालत खराब नहीं थी, हालांकि यह इसके लायक था। 4 घंटों ने पहले जो गति दिखाई थी, उसे देखते हुए 4 घंटे के भीतर कई काम किए जा सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका काम अत्यधिक कुशल था, जिससे मुख्य अवयवों में बहुत कम नुकसान हुआ। इस प्रकार वेद ने ग्रैंड खजाना पैवेलियन के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहां बिताए गए 4 घंटे कोई नुकसान नहीं थे, क्योंकि यह उनके लिए प्रशिक्षण का एक रूप